स्टानिस्लावस्की की बुक चरित्र की रचना प्रक्रिया बिल्डिंग ए कैरेक्टर का अध्याय 16 अभिनय कुछ निष्कर्ष। अभिनय के बाह्य स्वरूप के निरूपण में प्रकरण में समय समय पर उठे सवालों में अनुत्तरित रह गए प्रश्नों का समाधान करना भी स्टानिस्लावस्की ने आवश्यक समझा है। उपसंहार में उन्होंने ऐसे ही कुछ सवाल उठाकर उनके जवाब दिए हैं। उनके सामने पहली समस्या ये है कि उन्होंने अभिनय की जिस पद्धति की विवेचना की है उसे उनके नाम के साथ जोड़कर स्टानिस्लावस्की मेथड कहा जाने लगा है। ये उन्हें उचित नहीं लगा। उनके अनुसार इस पद्धति की वास्तविक शक्ति इस तथ्य में निहित है कि इसका गठन अथवा आविष्कार किसी ने नहीं किया है। अपनी अंतश्चेतना और शरीर विधान दोनों में ही ये हमारी जैविक प्रकृति का अंग है। ये प्रकृति के नियमों पर आधारित है। बच्चे का जन्म, वृक्ष का उत्पन्न होना, एक कलात्मक बिंब की संरचना, ये सभी सजातीय व्यवस्था की अभिव्यक्तियां हैं। हम रचना की इस नैसर्गिक प्रकृति के और अधिक निकट कैसे पहुंच सकते हैं, यही उनकी जिंदगी का प्रधान विचारणीय विषय रहा है। किसी व्यवस्था का आविष्कार संभव नहीं है। हम उसे रचनाशीलता की अंतर्निहित सामर्थ्य के साथ अपने भीतर लेकर पैदा होते हैं। यह अंततः हमारी स्वाभाविक जरूरत है। इसलिए यह ज्ञान हो ही नहीं सकता कि प्राकृतिक विधान के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में इसे कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। फिर भी यह बड़ी अजीब बात है कि जब हम रंगमंच पर कदम रखते हैं तो इस नैसर्गिक क्षमता को खो देते हैं और रचनाशीलता के साथ अभिनय करने की जगह हम बनावटी अनुपातों में बिगड़े हुए रूपों में प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसा क्यों है जो हमें इस ओर ढकेलता है? दर्शकों की आंखों के आगे कुछ रचने की शर्त, लेखक द्वारा निर्धारित कार्य व्यापार और शब्द परंपरित गैर सच्चाई, मंच प्रस्तुति का निहित अंश, पेंटर द्वारा अभिकल्पित दृश्यबंध, रंग निर्देशक द्वारा नियोजित प्रस्तुति, हमारी अपनी घबराहट, रंगमंच का भय, भ्रष्ट रुचि और झूठी परंपराएं हमारी सभी प्रकृति को बांधती हैं। ये सभी एक अभिनेता को प्रदर्शनात्मकता और झूठे प्रस्तुतिकरण की ओर जाने को मजबूर करती है। हमने भूमिका की जिंदगी को जीने की कला का जो रास्ता चुना है वो अभिनय के इन अन्य प्रचलित सिद्धांतों के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति के साथ विद्रोह होता है। हम ठीक इसके विपरीत इस सिद्धांत पर बल देते हैं कि किसी की रचनाशील स्वरूप का मूल कारक अभिनेता और उसकी भूमिका की मानवीय चेतना का, उनकी मिलीजुली भावनाओं और उपचेतन की रचना है। इनका प्रदर्शन नहीं हो सकता। ये केवल सहज रूप में अथवा जो कुछ पहले हो चुका है उसके फलस्वरूप निर्मित होती है। व्यक्ति बस उसका अनुभव कर सकता है। वो सभी जो रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है बनावटी होता है और जो कुछ अनुभव नहीं किया गया है उसके फलस्वरूप गढ़ा हुआ होता है। उसमें कोई अनुभूति नहीं होती वरन केवल पारंपरिक बनावटीपन और अभिनय के लटके होते हैं। एक छात्र ने बीच में चौंकते हुए कहा कि लेकिन ये सब प्रभावपूर्ण भी हो सकता है क्योंकि सामाजिक उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो सब ने इस तथ्य को स्वीकार किया है, लेकिन वो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? एक प्रभाव की विशेषता दूसरे से सर्वथा अलग होनी चाहिए। इस बिंदु पर अभिनय के प्रति उनका दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। उनकी रुचि अस्थायी प्रभावों में नहीं है। उन्हें मात्र दिखलाई और सुनाई देने वाले प्रभावों से संतोष नहीं होता। वे हमारी भावनाओं को आंदोलित करने वाले प्रभावों को सर्वाधिक महत्व देते हैं। दर्शकों पर जिंदगी भर बनी रहने वाली छाप छोड़ते हैं। अभिनेताओं को भी वास्तविक जीवंत व्यक्तियों में रूपांतरित कर देते हैं। ये रूपांतरण कुछ ऐसा होता है कि दर्शक उन्हें अपने निकट ऐसे प्रिय व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित कर लेते हैं जिन्हें कोई प्यार कर सकता है, अपना परम आत्मीय समझ सकता है और जिनसे मिलने के लिए बार बार नाट्य भवन में जाता है। अपनी अपेक्षाएं बड़ी सहज और सामान्य हैं और इसलिए उन्हें संतुष्ट करना मुश्किल है। वे बस इतना ही चाहते हैं कि अभिनेता रंगमंच पर नैसर्गिक नियमों के अनुसार जिए। फिर भी उन परिस्थितियों के कारण जिनमें कोई अभिनेता कार्य करता है उसके लिए ये कहीं आसान है कि वो स्वाभाविक मानवीय जीवन जीने के स्थान पर अपनी प्रकृति को विरूप कर ले।
इसलिए उन्हें इन साधनों की खोज करनी पड़ी है जो विरूपण की इस प्रवृत्ति के साथ संघर्ष कर सके। यही उनकी तथाकथित पद्धति का आधार है। इसका उद्देश्य इस अपरिहार्य विरूपण की प्रवृत्ति को विनष्ट करना है और हमारी अंतः प्रकृति की क्रियाशीलता को उस सही रास्ते पर ले जाना है जो परिश्रम तथा सही ढंग के अभ्यास और आदतों से बनाया गया है। इस पद्धति का उद्देश्य उन नैसर्गिक नियमों की पुनः प्रतिष्ठा करना है जो अभिनेता के जनसाधारण के बीच कार्य करने की वस्तुस्थितियों के कारण अपने स्थान से हट गए हैं। इस पद्धति का प्रयोजन अभिनेता को सामान्य मनुष्य की रचनाशील मनोदशा में फिर लौटा लाना है। तोस्तव ने इसके बाद सवाल उठाया कि अभिनेता जब जनता के सामने प्रदर्शन के लिए आता है तो उस समय उसे यदि प्रत्येक क्षण अपनी हर गतिविधि के लिए और अपनी मांसपेशी के सटीक व्यापार के लिए चेतन रहने को मजबूर होना पड़ता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। अगर ऐसा होता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रियवादक या नृत्यकार से जिस कार्य की आशा की जाती है वो उसमें समर्थ नहीं है। पियानो वादक के लिए एक लंबे आयोजन में अंगुली की हर चेष्टा को याद रखने का सवाल ही नहीं उठता। ये भी संभव नहीं है कि कोई नर्तक रंगमंच पर प्रदर्शन करते हुए अपनी सभी मांसल चेष्टाओं के प्रति सजग रह सके। तोस्तव ने इस संबंध में एस.एम. वोलोंस्की का एक कथन अवतरित किया है जो मुश्किल है, उसे स्वभाव बन जाना चाहिए, स्वभाव को आसान और आसान को सुंदर। इस अवस्था की संप्राप्ति के लिए कथक अथक व्यवस्थित अभ्यास अनिवार्य हैं। इसलिए बड़े कला मर्मज्ञ गायक वादक अथवा नृत्यकार एक ही चरण का बार बार अभ्यास करते हैं जब तक कि वो उनकी मांसपेशियों में रच बस न जाए, जब तक कि वो उनकी सरल और यांत्रिक आदत ही में न बदल जाए। स्तानिस्लावस्की ने लिखा है कि इस कला साधना में दुर्भाग्य से खतरा ये भी है कि कोई आदत गलत दिशा में विकसित न हो जाए। वो अभिनेता को जो रंगमंच पर बार बार प्रकट होकर अतिनाट्यता और गलत ढंग से कार्य करता है, अपने वास्तविक लक्ष्य को पाने में वो उतना ही दूर हो जाता है। स्वभाव अथवा आदत दुधारी तलवार है। रंगमंच पर अगर उसका गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर इसका समुचित लाभ उठाया जाए तो वो बड़ी मूल्यवान हो सकती है। इसलिए जो अभिनेता सुशिक्षित स्वभाव के निर्माण के माध्यम से सही रचनाशील मनोदशा की प्रतिष्ठा करना सीखना चाहता है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो हर कदम दर कदम सुनिश्चित पद्धति पर कार्य करे। ये व्यवहार में उतना कठिन नहीं है जितना सिद्धांत रूप में लगता है, बस ज़रूरी यही है कि जल्दबाजी न की जाए। तो सब ने इसके बाद अभिनेता के मार्ग में आने वाली एक और भी बड़ी बाधा की ओर संकेत किया है। उसे उन्होंने कुछ अभिनेताओं की पूर्वाग्रहों की हठवादिता कहा है। अभिनेता लगभग नियमतः, क्योंकि इसके कम ही अपवाद देखने को मिलते हैं, ये स्वीकार नहीं करते कि नियमों, तकनीक, सिद्धांतों, पद्धति की उनके कार्य में कोई भूमिका है। वे तो बस अपनी प्रतिभा को सर्वाधिक शक्तिमान मानते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि जिस अभिनेता में जितनी ही कम ये नैसर्गिक क्षमता होती है, वो अपने को उतना ही बड़ा प्रतिभावान समझता है और यही उसे अपनी कला के क्षेत्र में कोई सचेतन प्रयास नहीं करने देती। स्तानिस्लावस्की के विचार में ऐसे अभिनेता किन्हीं तथाकथित महान अभिनेताओं की परंपरा में अंतःप्रेरणा के साथ जुड़ा हुआ जुआ खेलते हैं। उनमें से अधिकांश ये समझते हैं कि रचनाशीलता में कोई सचेतन प्रयास मात्र गड़बड़ी उत्पन्न करता है। ईश्वर की अनुकंपा से अपने को कलाकार समझना उन्हें बड़ा आसान लगता है। ये अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कभी किन्हीं अनजाने कारणों से अभिनेता को अपनी भूमिका की अंतर्निहित भावनाओं पर अधिकार मिल जाता है और वे किसी दृश्य में अथवा पूरे नाटक में भी सतर्क प्रदर्शन कर लेते हैं। लेकिन कोई अभिनेता कुछ आकस्मिक सफलताओं पर अपने व्यवसाय के साथ जुआ नहीं खेल सकता। ये आलसी अथवा बुद्धिहीन अभिनेता जो अपने को प्रतिभावान समझते हैं, ये विश्वास करते हैं कि उन्हें बस इतना ही करता है कि किसी भावना को पकड़ ले और बाकी सब कुछ अपने आप घटित हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किन्हीं अनजाने और मनमौजी कारणों की अंतःप्रेरणा नहीं जागती।
तब वो अभिनेता रंगमंच पर तकनीक के अभाव में अपनी भावनाओं को जगाए बिना, साधनों का इस्तेमाल किए बिना, स्वयं अपनी प्रकृति की जानकारी के बिना ईश्वर की कृपा से अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि कहना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से बड़ा खराब प्रदर्शन करता है। उसके सामने तब सही रास्ते को फिर से तलाश करने का कोई तरीका ही नहीं रह जाता। अभिनेता तथा अन्य कलाकारों को भी ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि रचनाशील मनोदशा, उपचेतना, अंतःप्रेरणा कि ये उनके बुलाने और पुकारने से अपने आप नहीं आ जाती। अगर हम इन तक पहुंचने का सही रास्ता समझ लें और उस पर चलने का अभ्यास करें तो पहले हो गई भूलों से बचा जा सकता है। इससे ये स्पष्ट है कि कहाँ से शुरुआत की जा सकती है। स्तानिस्लावस्की ने इस संदर्भ में सलाह दी है कि मनुष्य के कष्टों और कठिनाइयों को झेलते हुए बड़े बड़े आविष्कार किए और महान सत्यों की खोज की। हमें उनके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं अपनाना चाहिए, हाथ बढ़ाकर उन्हें लेना चाहिए। वो सब हमें मूल्य दिए बिना ही तो मिल रहा है। यही वस्तुतः सभ्यता और संस्कृति है। रंगमंच के क्षेत्र और सर्वोपरि वाचन के व्यवसाय में हमें बहुत कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। महान प्रतिभाओं में परिगणित लोगों ने, महान बौद्धिक क्षमताओं से उत्पन्न विद्वानों ने और स्वयं प्रकृति के शताब्दियों के अनवरत प्रयास से भाषा की संरचना की है। उन्होंने एस्पेरांतो के समान उनका आविष्कार नहीं किया है। जीवन की अंतर्निहित चेतना से ही उसका अभिवार्य भाव उत्पन्न हुआ है। विद्वानों की अनेक पीढ़ियों ने उसका अध्ययन किया है, उसका परिष्कार किया है। शेक्सपियर, पुश्किन जैसी महान काव्य प्रतिभाओं ने उसका परिमार्जन किया है। अभिनेता को तो बस तैयार सामग्री को लेना है, लेकिन वो तो पहले से पचे खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। ये सही है कि कुछ ऐसे भाग्यवान होते हैं जो बिना पढ़े लिखे ही अपनी भाषा की प्रकृति की अंतश्चेतना को समझते हैं और बड़े सही ढंग से उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे लोग विरले होते हैं। कबीर को कुछ ऐसा ही विलक्षण व्यक्तित्व मिला था। उन्होंने अपने विषय में स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन उनकी प्रतिभा का लोहा, भाषा पर उनका असाधारण अधिकार सारा देश स्वीकार करता है। गायकों को देखें, वे कैसे अपनी कला के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अपने वाद्य यंत्रों, वायलिन, पियानो आदि की देखरेख करते हैं। नाटक के कलाकार वैसा क्यों नहीं करते? वे वाचन के नियमों को क्यों नहीं सीखते? वे अपनी वाणी, अपने वाचन के सुसंस्कार में क्यों नहीं रुचि लेते? अपने शरीर के विभिन्न अंगों को समुचित चिंता और समादर क्यों नहीं देते? यही तो उनकी वायलिन है, पियानो है, उनकी अभिव्यंजना के सर्वाधिक कोमलकांत साधन है। उच्चतम शिखर पर विभाजन शिल्पी स्वयं मायावी प्रकृति ने ही तो उनकी रचना की है। रंगमंच के अधिकांश लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि कला संयोग या इत्तेफाक नहीं है। उसके आधार पर आप रचना नहीं कर सकते। कुशल प्रदर्शनकर्ता का अपने वाद्य यंत्र पर पूरा अधिकार होना चाहिए। कलाकार के लिए ये बड़ा जटिल यांत्रिक विधान है। अभिनेता को तो अपनी वाणी से ठीक वैसा नहीं करना होता जैसा कि गायक को करना होता है। अपने हाथों से ठीक वैसा नहीं करना होगा जैसा पियानो वादक को करना होगा, और न अपने शरीर के हाथों, पैरों आदि से ठीक वैसा करना होता है जैसा कि नृत्यकार करता है। अभिनेता को तो एक साथ मानवीय चेतना के सभी आध्यात्मिक और भौतिक पक्षों पर समन्वित रूप से काम करना होता है। उन पर अधिकार पाने के लिए बड़े संयम, अनकथन, व्यवस्थित प्रयास तथा सुनियोजित कार्य की अपेक्षा होती है, ठीक जैसे किसी अच्छे रंगमंच रंग संस्थान में होती है। स्तानिस्लावस्की ने अपनी पद्धति के संबंध में सावधान करते हुए कहा है कि वे स्वयं में लक्ष्य नहीं है, वरन रचनात्मक उपलब्धि की प्रक्रिया में वो साथ साथ चलती है। अभिनेता उस पद्धति को अभिनीत नहीं कर सकता, वो घर पर उसका अभ्यास कर सकता है, लेकिन जब वो रंगमंच पर कदम रखता है तो उसे उसको छोड़ देना चाहिए। वहाँ तो केवल प्रकृति ही उसका मार्गदर्शन कर सकती है। ये पद्धति मात्र संदर्भ ग्रंथ है,
दर्शन नहीं है। ये दर्शन आरंभ होता है तो ये पद्धति समाप्त हो जाती है। पद्धति का अविवेकपूर्ण प्रयोग अर्थात ऐसा प्रयोग जिसमें निरंतर मनोयोग से काम नहीं लिया गया, हमेशा अपेक्षित लक्ष्य से दूर हो जाता है। ये गलत होगा और अति से भरा हुआ भी, लेकिन दुर्भाग्य से अक्सर होता ऐसा ही है। इस मनोतकनीक का हठपूर्ण अतिरंजन प्रयोग खतरनाक हो सकता है और इस संकटपूर्ण परिस्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। स्तानिस्लावस्की की दृष्टि में अनचाहे बाहरी रास्तों से बचने के लिए अभिनेताओं को केवल प्रारंभिक कार्य और वो भी प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि इन सबको भली प्रकार आत्मसात करने की आवश्यकता है। वर्षों के निरंतर अभ्यास के बाद ये संभव हो पाएगा कि तुम उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सको। जब वो समय आएगा तो अपने अनुभव और अध्ययन की तुलना की आवश्यकता होगी। तब कक्षा में सुना गया प्रत्येक शब्द तुम्हारे भीतर जीवंत हो उठेगा। जब अपनी कलात्मक साधना के लिए अपेक्षित रचनात्मक मनोदशा पर अधिकार हो जाए, तब तुम्हें अपनी भूमिका में अपनी भावनाओं को देखना, उनका मूल्यांकन करना और फिर जिस बिंब का तुम स्वभावतः रूपायित करते हुए जी रहे हो उसकी समीक्षा करना भी सीखना चाहिए। अभिनेता इस दिशा में आगे बढ़ सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वो कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान की अन्य शाखाओं के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाए और इसका प्रमाण भी दे कि वो इस सब के माध्यम से अपनी नैसर्गिक क्षमता को और अधिक बढ़ा सकता है। अच्छा अभिनेता बनने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों, वाचन के ढंग, अपने चेहरे को प्रकृति की रचना के सौंदर्य की अभिव्यक्ति के उपकरणों में विकसित करे। चरित्र में भौतिक स्वरूप की रचना की कक्षा के अंतिम दिन तोसर ने कुछ छात्रों से ये कहा कि आज हम सर्वाधिक महान कलाकार प्रकृति की प्रशंसा में ही बातचीत करेंगे। सभी कलाकारों की रचनाशील नैसर्गिक प्रकृति वो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक रूप विधान के सभी केंद्रों, सभी जाने अनजाने अंगों में प्रतिष्ठित है। हमारी पहुंच उसके साथ सीधे नहीं है, लेकिन तुम टेढ़े मेढ़े रास्ते ज़रूर है जिनकी हमें थोड़ी बहुत जानकारी है और जिन्हें यदा कदा व्यवहारिक रूप में भी देखा गया है। सामान्यतः हमें उत्साह से भरने वाली वस्तु है प्रतिभा, सुमेधा, प्रेरणा, अवचेतना, अंतःप्रज्ञा या सहज बुद्धि। ये गुण सभी के भीतर होते हैं। इनके संबंध में विस्तार से कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्हें दूसरों के और अपने भीतर अनुभव किया जा सकता है। तो सबने इसके बाद कुछ नैसर्गिक सामर्थ्य के संबंध में प्रचलित विभिन्न धारणाओं के विषय में कहा था। कुछ लोगों का विश्वास है कि रहस्यमय और विलक्षण वस्तुएं ऊपर से ईश्वरीय प्रेरणा से उतरती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनका स्थान हमारे हृदय में है, लेकिन हृदय की अनुभूति तभी होती है जब वो धड़कता है या स्पंदित होता है अथवा दर्द करता है, और ये सब सुखद नहीं होता। एक तीसरा वर्ग है जो कहता है कि प्रतिभा की अंतर प्रेरणा हमारे मस्तिष्क में होती है। उन्होंने बताया था कि ये सही है कि बुद्धि कभी भी बड़े विलक्षण रूप को कौंधती है, लेकिन वो जल्दी ही तिरोहित भी हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक हैं जो उपचेतना शब्द को लेकर अनेक खिलवाड़ उपस्थित करते हैं, बड़े रहस्यमय और यदा यदा रमणीय जंगलों में घुमाते भी हैं, लेकिन अब तक वे उपचेतना की इस प्रक्रिया की कोई तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सके। कुछ और विद्वान हैं जो अत्यंत जटिल परिकल्पनाएं सामने रखते हैं, फिर भी वो ये स्वीकार करते हैं कि वे उसकी कोई सुनिश्चित व्याख्या नहीं कर सके। स्तानिस्लावस्की इन बौद्धिक कसरतों की हिमायती नहीं है। इसके विपरीत उनका कहना है गहन अध्ययन पर आधारित ज्ञान के अभाव का ये स्वीकार, ये स्पष्टता विवेकजन्य है। ऐसी स्वीकारोक्तियाँ मुझ में विश्वास जगाती है और विज्ञान की तलाश की भव्यता का अभ्यास कराती है। मेरे निकट ये अप्राप्त को संवेदनशील हृदय की सहायता से प्राप्त करने की वांछा है और ये समय से प्राप्त हो जाएगी। विज्ञान की इन नई उपलब्धियों की अपेक्षा करते हुए मुझे हमेशा लगा है कि मुझे अपना तमाम परिश्रम और शक्ति केवल रचनात्मक प्रकृति के अध्ययन में ही लगानी चाहिए, उसके स्थान पर रचना करने में नहीं। मुझे उस परिश्रम और शक्ति का उपयोग
उस तथ्य तक पहुंचने में गोलमोल या टेढ़े मेढ़े रास्तों की खोज में और उस तक पहुंचने की प्रेरणा का अध्ययन करने में नहीं, वरन उस तक पहुंचने के वास्तविक रास्तों की तलाश में करना होगा। मैं कुछ रास्तों की तलाश कर पाया हूँ। मुझे मालूम है कि और भी कई रास्ते हैं और अंततः अन्य लोग उन्हें ढूंढ ही लेंगे। फिर भी अपने वर्षों के परिश्रम से मैंने कुछ अनुभव तो हासिल किया ही है और मैं उसी अनुभव को आपके साथ बांट रहा हूँ। उनके अनुसार ये अनुभव और रास्ते यथार्थपरक, व्यावसायिक, प्रायोगिक हैं। दशाब्दियों तक मंच पर उनका परीक्षण किया जा चुका है और उनके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी नैसर्गिक रचनाशीलता के संबंध में कुछ नियमों को सीखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, लेकिन नैसर्गिक रचनाशीलता के स्थान पर उनकी रंजमंगीय तकनीक, वो चाहे कितनी ही परिपूर्ण क्यों न हो, स्थानापन्न रूप में प्रतिष्ठित नहीं की जा सकती। तकनीकी वस्तुतः नैसर्गिक रचनाशीलता का सतर्कता के साथ सराहनीय रूप में अनुसरण करती है। ये सब आंगिक चेष्टा, मुख की मुद्रा, गतिविधि, सुविधा से संपन्न, सुस्पष्ट एवं बुद्धितापूर्ण होता है। वाचन भी भूमिका के अनुरूप होता है। ध्वनियाँ भली प्रकार क्रियान्वित होती हैं, उच्चारण कानों को आनंदित करता है, वाक्यांश सुंदर ढंग से संयोजित होते हैं, वाणी का आरोह अवरोह संगीतात्मक होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो लिपि के अनुसार गाया जा रहा हो। सब कुछ उत्पन्न हो उठता है तो भीतर से आलोकित हो रहे सत्य का आधार ग्रहण कर लेता है। कोई इससे अधिक की आकांक्षा भी कैसे कर सकता है। इस प्रकार के अभिनय को देखना आत्मसंतोष प्रदान करता है। ये बड़े दुख की बात है कि ऐसे अभिनेता बड़े ही कम हैं जो अपने पीछे मूलतः सुसंयोजित और भली प्रकार संपन्न स्वरूपों के विलक्षण, सुंदर, कलात्मक, समायोजित और सूक्ष्म प्रभावों को छोड़ जाते हैं। स्तानिस्लावस्की ने प्रश्न किया है कि ऐसी महान कला क्या अभिनय की किसी प्रणाली को सीखने मात्र से अथवा बाहरी तकनीकों के प्रयोग से प्राप्त की जा सकती है? उनका स्पष्ट उत्तर है नहीं। ये तो सच्ची रचनाशीलता है और वो रंगमंचीय भावनाओं से नहीं, वरन भीतर से मानवीय चेतना से आती है। उनके मत में अभिनेता को इसी लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अभ्यास के इस प्रयास के इस प्रकार के अभिनय में दक्षता प्राप्त कर भी ली जाए, फिर भी उसमें एक कमी तो बनी ही रहती है। उसमें वो असंभाव्यता की गुणवत्ता देखने को नहीं मिलती जो दर्शक को आश्चर्यचकित, अभिभूति और स्तंभित कर देती है। ये कुछ है जो दर्शक को धरती से ऊपर उठा लेता है, उसे उस भूमि में पहुंचा देता है जिस पर वो कभी नहीं चला था, लेकिन जिसे वो बड़ी आसानी से अनुमान या पूर्वाभास की चेतना से पहचान लेता है। वो उस अप्रत्याशित स्वरूप को ठीक अपनी आंखों के सामने और पहली बार देख रहा होता है, लेकिन उसे आंदोलित, अवहादित और आप्लावित कर देता है। वो पूरी तरह से उसमें खो जाता है। स्तानिस्लावस्की का कहना है कि उस अनुभूति का कोई तर्कसंगत विश्लेषण संभव नहीं है और इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि ये संभावित असंभावित अनुभूति नैसर्गिक प्रकृति के स्रोतों से प्रवाहमान होती है। अभिनेता स्वयं उसके आप्लावित अभिभूति तथा परम आह्लादित हो उठता है। वो अपनी अंतश्चेतना से कभी कहीं आगे पहुंच जाता है। ये भी हो सकता है कि ऐसे भीतरी ज्वार का तेज बहाव उसे भूमिका की मुख्य धारा से अलग बहा ले जाए। ये बड़ा ही दुखद है, फिर भी उद्दाम प्रभाव तो उद्दाम प्रवाह ही है। वो गहरी जल राशि को भी आंदोलित कर देता है। कोई उसे कभी भूल नहीं सकता। वो अनुभव जीवन पर्यंत रहता है और जब वो तूफान भूमिका की मुख्य धारा के साथ चल पड़ता है तो वो अभिनेता को आदर्श की ऊंचाई तक उठाने में समर्थ होता है। जन साधारण के सामने तब वो जिजीविषा से परिपूर्ण संरचना आती है जिसे देखने के लिए वो थिएटर में जाते हैं। ये मात्र बिंब विधान नहीं होता। हालांकि सभी बिंब एक साथ ग्रहण किए जाए तो उनका उस एक ही होगा, मानवीय भावावेग। अभिनेता आवाज़
संभाषण गतियों की तकनीक कहाँ से लाता है, इस विरूप हो उठता है, लेकिन अब वो सहज नमनशीलता को रूपायित करता है। सामान्यतः वो मुनमुनाता है और अपने शब्दों को बोलता है, लेकिन जब वो संभाषण करता है, अंतःप्रेरणा से बोलता है, तो उसकी वाणी बड़ी सजीव और संगीतात्मक होती है। केवल तकनीक पर विश्वास करने वाला अभिनेता अपने वाचन में विलक्षण और मनोरम हो सकता है, लेकिन क्या वो अंतःप्रेरित अभिनेता के समान हो सकता है? इस प्रकार का अभिनय अपनी साहसिकता के कारण स्तंभित तो कर देता है, लेकिन वो साहसिकता सौंदर्य के सभी सामान्य विधानों को दरकिनार कर देती है। वो बड़ी सशक्त होती है, लेकिन उसका कारण सतर्कता और सामंजस्य नहीं, जिसकी हम तकनीकी अभिनय में सराहना करते हैं, अपनी दुस्साहसी अतर्कता में भव्य और लयात्मकता के बिना ही लयात्मक होता है। सामान्यतः स्वीकार्य मनोविज्ञान के अस्वीकार में वो मनोवैज्ञानिक समझ से परिपूर्ण होती है। वो सभी प्रतिष्ठित नियमों को तोड़ती हैं, और यही उसका गुण और उसकी सामर्थ्य होती है। उसे दोहराया नहीं जा सकता। दूसरा प्रदर्शन उससे बिल्कुल अलग होगा, लेकिन वो उससे कम अंतःप्रेरित या शक्ति संपन्न नहीं होगा। एक व्यक्ति अभिनेता को पुकार कर उससे कहता है, याद रखो तुमने ये कैसे किया था। ये मत भूलो कि हम फिर से उसका आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन अभिनेता का स्वयं अपने पर अधिकार नहीं है। वो उसकी नैसर्गिक सामर्थ्य हैं जो उसके माध्यम से रचना करती है। वो तो मात्र उपकरण हैं। इन नैसर्गिक रचनाओं का हम कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा क्यों है, अन्यथा क्यों नहीं है। वो ऐसी है क्योंकि वो ऐसी ही है, कुछ और नहीं हो सकती। हम आकाश में बिजली के कौंधने की, सागर में तूफान के क्षणिक झंझावात की, आंधी के प्रबल प्रकोप की, सुप्रभात की या सूर्यास्त की कोई समीक्षा नहीं कर सकते। फिर भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि प्रकृति अक्सर घटिया काम करती है और हमारी नाटकीय तकनीक उसे सुधार सकती है, कहीं अधिक अभिरुचि का प्रमाण दे सकती है। कुछ सौंदर्य मनीषियों के अनुसार सच्चाई की तुलना में अभिरुचि अधिक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो क्षण जब हजारों का समुदाय आंदोलित हो रहा हो, जब वे सभी उत्साह की एक महान भावना में बहे चले जा रहे हों, उन अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की भौतिक कमियां सर्वथा नगण्य हो जाती हैं जो उस भावनात्मक तूफान को उत्पन्न कर रहे हों। क्या वह अभिरुचि का सचेतन संरचना का तकनीक का विषय होता है, अथवा वो कुछ अनजानी वस्तु होती है जो प्रतिभावान और प्रतिभा के अधिकार में होती है और जिसका स्वयं के ऊपर अधिकार नहीं है। इन विलक्षण क्षणों में एक बहुत ही विरूप व्यक्ति भी परम सुंदर लगने लगता है। तब ऐसा क्यों होता है कि जब भी उसकी इच्छा हो, मात्र अपने रचना कौशल से और उससे सुंदरता प्रदान करने वाली अनजान शक्ति का सहारा लिए वो अपने को सुंदर बना ले। फिर भी सब कुछ जानने वाले सौंदर्यवादी ये नहीं जानते कि ये कैसे किया जा सकता है। वे ये भी नहीं जानते कि अपने इस अज्ञान को वे कैसे स्वीकार करें। वे केवल हल्के तकनीकी अभिनय की तारीफ में लगे रहते हैं। स्तानिस्लावस्की के अनुसार बुद्धिमानी इसमें यह है कि अपने अज्ञान को पहचान लिया जाए। उनका कहना है कि मैं उस बिंदु तक पहुंच गया हूं और स्वीकार करता हूं कि अंतःप्रेरणा और उपचेतना के क्षेत्रों में मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर भी वे ये जानते हैं कि उस महान कलाकार प्रकृति के आगे इन दोनों के ही रहस्य सर्वत्र उद्घाटित हैं। अब सवाल उठता है कि उस महान कलाकार की रचनाशीलता को आखिर कैसे समझा जा सकता है। स्तानिस्लावस्की ने उसके लिए ये मार्ग बताया है कि हमारे चारों ओर जीवन का जो ये अनादि अनंत विविध रूपात्मक विस्तार है, उसे ऊंचाई पर खड़े होकर सावधानी के साथ देखा जाए। इस जीवन दर्शन को और गंभीरता प्रदान करने के लिए उन्होंने सलाह दी है कि साहित्य के ज्ञान में और शक्ति में दोनों ही स्वरूपों का भली प्रकार परायण किया जाए। अभिनेताओं के लिए उन्होंने
चित्रशालाओं में जाना, व्यक्तिनिष्ठ, दृश्यात्मक, अगतिक और गतिक सभी प्रकार के चित्रों को देखना, संग्रहालयों में जाकर वहाँ की सभी प्रकार की सामग्री का अवलोकन करना आदि भी जरूरी माना है। इन सारी प्रक्रियाओं से उन महान कलाकार की रचनाशीलता से तो परिचय हो जाएगा, लेकिन उसे व्यक्तिगत व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इसी के लिए उन्होंने अभिनेताओं के प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों का पाठ्यक्रम बनाया था। पहले वर्ष के पाठ्यक्रम में छात्र अभिनेता ये सीखता है कि वो अपने को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए कैसे तैयार करे। उसका मूल मंत्र उन्होंने ये दिया है कि वो मान ले कि वो स्वयं नहीं है, वरन वो मूल चरित्र है जिसका उसे रूपायन करना है। इस कल्पना के साथ वो पूरे मनोयोग से विकास के अन्य चरणों पर अग्रसर होगा। जब वो आत्मनिर्माण की इस प्रक्रिया पर अधिकार कर ले तो उसे मूल चरित्र की रूप रचना तथा वस्त्राभरणों के धारण की ओर तत्पर होना चाहिए। आत्मरचना और भौतिक संरचना, ये दोनों ही प्रक्रियाएं समुचित अभ्यास से संपन्न होंगी। यह अभ्यास छात्र को चेतना के लोक से उपचेतन अथवा अवचेतन क्षेत्र में पहुंचा देगा, जहां अंतः प्रेरणा सजग होती है और फिर रचना का शील सचेष्ट हो उठता है। रचना के इस सहज शील को सचेष्ट करने के लिए उन्होंने तोमासो साल्वनी का उदाहरण दिया है। वो प्रदर्शन के दिन काफ़ी पहले नाट्यशाला में पहुंच जाता था। पहले अपने को भीतर से अपनी भूमिका के लिए तैयार करता था, फिर उसी के अनुरूप रूप रचना एवं वस्त्राभरण ग्रहण करता था। रंगमंच पर वो निर्धारित समय पर मूल चरित्र के रूप में उतरता था और सप्रयास अभिनय आरंभ करके जल्द ही अपनी अंतश्चेतना को जगाकर अपने प्रदर्शन में नैसर्गिक शोभा उत्पन्न करने की क्षमता में समक्ष हो जाता था। रंगमंच पर उस नैसर्गिक कलाकार को अपने भीतर कैसे समाहित करके उद्घाटित किया जा सकता है, इसे और अधिक विस्तार और गहराई के साथ समझने के लिए स्तानिस्लावस्की की एक अन्य पुस्तक क्रिएटिंग ए रोल, भूमिका की रचना के अध्ययन की अपेक्षा की है।